हाय फ्रेंड, मैथ की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज गणित के कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको गणित नहीं सिखाएंगे। ये आपको सिखाएंगे कि पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से दिमाग लगाना है। तो दोस्तों, आज मेरा मकसद आपको गणित सिखाना नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है कि पेपर को किस तरीके से करना है आपको बहुत कम टाइम में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कि पेपर में ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है, तो आपको मैं जो बताऊंगा उस तरीके से आपको इन पेपर में इन क्वेश्चनों को करना है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम मैं ख़राब करूंगा नहीं। अगर आपको पसंद आए मेरा बताना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर लेना। लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। दोस्तों, क्वेश्चन है पहला। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तदनुसार 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। जब n को 6 से विभाजित करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैं n को क्या मानूंगा, 4 मानूंगा। इसको जब आप 6 से भाग दोगे तो शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। क्योंकि भाग कितनी बार गया, 0 बार। 0 बार मैं इसमें भाग दूंगा तो 4 बच जाएगा। तो मैंने n को कितना माना था, 4 मान लिया था। क्योंकि दोस्तों, अगर 6 से नीचे अगर शेष ये दे रखा है शेषफल, तो आप वही संख्या को मान सकते हो। क्योंकि आप जब भाग देके देखोगे ना तो 4 ही बचेगा। अब मैंने n को 4 मान लिया, तो क्या मैं यहाँ पे n यहाँ 2n कर दूंगा तो 2n कितना हो जाएगा, 8। 4 का 2n, 4 को 2 से गुणा करके 8। और 8 को जब 6 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 2। कितना बच जाएगा, 6। बहुत सिंपल है, 6 को 8 में भाग दोगे तो 2 बच जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन को कर देना है, बहुत सिंपल तरीके से। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर शेषफल छोटा दे रखा है तो आप वही मान सकते हो n का मान। यहाँ n दे दे, x दे दे, कुछ भी। ऐसे क्वेश्चन रेट में पूछे जाते हैं दोस्तों। थोड़ा गला ख़राब है, आपको अगर समझ में नहीं आ रही हो, उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाऊंगा दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछा गया था, रीट में भी पूछा गया था पहले। किसी संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल y प्राप्त होता है। तो y का मान क्या होगा। तो दोस्तों, 18 का जब इसमें भाग दोगे, नहीं, अपन ने किस x संख्या में इसका भाग दिया था तो 18 बचा था। तो अपन को कुछ नहीं करना दोस्तों, ये जो 18 शेषफल बचा था इसमें 17 का भाग दे लेना है। तो जो प्राप्त होगा वो y प्राप्त हो जाएगा। तो जब 17 का भाग दोगे तो कितना शेष बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 17 में 18 का भाग दोगे, ये 18 या 17 एक बार जाएगा तो यहाँ 17, तो कितना बच जाएगा शेषफल, 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, जो शेषफल है उसमें इस संख्या का भाग लगा देना है, जिसमें इसका आंसर आ जाता है दोस्तों। ये रीट में पूछा गया था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब दोस्तों, आप इसमें भाग लगाओगे सिंपल तरीके से, वो भी बढ़िया तरीका है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। पर मैं आपको डायरेक्टर इसका, जो आपको पता है कि 9 से विभाजिता का नियम होता है, तो इन संख्या का योग करके आप देख सकते हो। जब मैंने इनको योग किया तो कितना प्राप्त हो गया, 15। 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 22। इनको जोड़ लीजिए सबको, कितना हो गया, 15। 15 और 7 22। और देखो, अब देखो आप कि 9 से विभाजित, ये संख्या 9 से विभाजित कब होगी। अगर ये 27 कर दूं यहाँ पे, तब ये 9 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पे जोड़ने की बात की है इसने, जोड़ने की शब्द की बात की है, तो इसका मतलब मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा ना। तो मैं अगर इसमें कितना जोड़ दूँ, 5 और जोड़ दूँ, तो ये 27 बन जाएगा और 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल। ऑप्शनों से आपको क्वेश्चन, ऑप्शनों से ही करने हैं दोस्तों। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिर्फ ऑप्शन से ही हो जाते हैं। अगर आप मेथड से करने बैठोगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक 2.5 के अंक से 2 अधिक है। पहली बात, इसने जो लाइन कही,
अपन को ऑप्शन देखने हैं। इकाई का अंक, जो पीछे का अंक है ना, वो आगे के अंक से 2 अधिक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर 1, तो ये तो 4 अधिक है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। ये सत्य है, हाँ ये 2, आगे 2 है, ये 4 है, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 4 है, ये 6 है, 2 अधिक है, ये भी हो सकता है। पर दोस्तों ये नहीं हो सकता क्योंकि ये आगे 4 है, 2। तो अब अपने पास कितने ऑप्शन बचे? 2। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे कितना बच गया? एक 46 है ना, 46 सी ऑप्शन है ये। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। संख्या, दोस्तों मैंने एक संख्या उठा ली यहाँ से 24, ये 24 अंकों के योग, इन दोनों अंकों का योग, इसको गुणा करने की बोल रहा है ये, गुणनफल। तो ये कितना हो गया? ये 4 है दोस्तों, यहाँ पे 6 नहीं है, 4। तो ये कितना हो जाएगा? 6। 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। अब इनका योग कितना आएगा? आप इनको गुणा करके देख लीजिए। इनका जब योग करोगे ना आप, तो 144 गुणा करोगे ना दोस्तों, मल्टीप्लाई, तब ये 144 आएगा। योग नहीं करना, मल्टीप्लाई की क्वेश्चन में दे रखा है तो ये करना है। तो इसका मतलब 144 आ गया, और इसने दे भी यही रखा था, तो इसका मतलब अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। बहुत सिंपल था दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ इस वजह से टाइम लग रहा है, पर आप अगर अभ्यास करोगे तो मैं दावे से कहता हूँ 15 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया ना, 15 सेकंड, मैं अगर खुद करता तो 15 सेकंड से भी कम समय लगता, पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इस चक्कर में टाइम लग रहा है। तो दोस्तों आप अभ्यास, अभ्यास ही सबसे बड़ी चीज़ है। गणित में कोई कुछ भी नहीं है, गणित कोई मेथड नहीं होते, ना कोई सूत्र होते हैं। गणित के सवाल बिना सूत्रों के भी होते हैं दोस्तों, पर कब होते हैं वो? तब अभ्यास करते हैं। अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ है, याद रखना, गणित में अभ्यास ही सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे बताना आपको जो मैंने तरीका बताया वो अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं और ऐसे क्वेश्चन लेके आ सकता हूँ आपके लिए, अगर आप कमेंट में मुझे बताओगे तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, यहाँ साइंस और मैथ की ही बात अपन करेंगे इस चैनल पे। बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये साइंस वालों के लिए। दोस्तों यहाँ पे 61 है, 4 की पावर 61, यहाँ 62, यहाँ 63, यहाँ 64। तो मैं इसमें से क्या करूँ? इसने कहा विभाजित, निम्न में से किससे विभाजित होगा? तो ऑप्शन दे रखे हैं अपन। अब इनमें बहुत बड़ी संख्या देख के अपन घबरा जाएंगे दोस्तों। घबराना नहीं है आपको, किस तरीके से करना है? 4 की पावर 61 को कॉमन ले लूँ, ये 4 की पावर है, मैंने 61 को कॉमन ले लिया। क्या किया? 61 को कॉमन ले लिया दोस्तों, 61 है ना। तो यहाँ कितना बच गया? 1 प्लस यहाँ कितना बच जाएगा? 4, और यहाँ कितना बच जाएगा? 4 की पावर 2, और यहाँ कितना बच जाएगा? 4 की पावर 3। जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों, ये तो हो गया 5, 5 प्लस ये कितना है? 16, और ये कितना हो जाएगा? 64, 64 हो जाएगा। तो कितना कितना हो गया ये? 70, 80 और ये 85, कितना प्राप्त हो गया? 85, 85 प्राप्त हो गया। अब मैं देखूँ 3 का भाग लगा के नहीं जा रहा, 13 का भी नहीं जा रहा दोस्तों, 10 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा। अब क्या करना है? अब मैंने यहाँ पे देख लिया दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा दूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे 4 की पावर 61 है बाहर, और अंदर कितना आ गया था? 85। अब मैंने, अब इसको छोड़ो, इसको कुछ नहीं करना आपको, इसको इसमें भाग, क्योंकि पीछे की अगर अंकों में ही भाग चल जाएगा ना दोस्तों इनका, इस मल्टीप्लाई में, तो समझ जाना कि इसका भाग जाता है। अब मैंने भाग दे के दे लिया, नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूँगा? इसमें से एक इधर उधर 4, एक उधार ले लूँगा, इधर ले लूँगा उसको, तो यहाँ पे रह जाएगा 60, और एक 4 इधर आ जाएगा। तो आप इसको उस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20, 2 और ये 34। अब देखो ये कितना आ गया पीछे? 340 आ गया। अब ये 10 से विभाजित हो रहा कि नहीं हो रहा? ये कट जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा दोस्तों। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल ये चैनल होने वाला है साइंस और मैथ के लिए दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। धन्यवाद। बारे में 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा?
तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे मासिक दर की दे रखी है इसने। इसने क्या दे रखा है, जबकि यहाँ पूछ रहा है 1 वर्ष के लिए, और यहाँ पे दर किसकी दे रखी है, 1 महीने की, मासिक दे रखी है 1%। तो ये जब ये 1 वर्ष की हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, जब 1 महीने की 1 है तो 12 की कितनी हो जाएगी, तो 12%। ये 12% हो जाएगी दर। तो दोस्तों अब सूत्र में मान इसका रख देते हैं। 500 है मूलधन, समय 1, और दर कितनी है 12, और ये बटा में 100। जब इसको आप काटोगे वो और गुणा करोगे 12 को 5 से, तो कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात ये थी कि ये 1 महीने की दे रखी है दर, 12 महीने की 12% हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इसको 1 महीना लेकर चलोगे, 1% दर लेकर चलोगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, जबकि ये गलत है। बहुत से बच्चे 5 लगा देते हैं जल्दबाजी में, ये गलत हो जाता है। इसी प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन वो देगा नहीं, ताकि थोड़ा तो बच्चों को कंफ्यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज इसने दे रखा है 54 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों साधारण ब्याज का सूत्र अपन को पता है 54 रुपये, और अपन को वो धनराशि x मान लेते हैं, और दर कितनी दे रखी है 15%, और समय दे रखा है 8 मास। तो 8 मास दे रखा है, तो मैं इसमें बटा में 12 का भाग लगा दूंगा, क्योंकि 12 का भाग लगाऊंगा मैं दोस्तों तो ये वर्ष में बदल जाता है, और बटा में कितना होता है 100 होता ही है। ये सूत्र में ही होता है 100, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। ये 12 इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि ये 8 महीने थी, 8 महीने को मैं वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग लगाता हूँ। यही थोड़ा सा लॉजिक होता है ऐसे क्वेश्चनों में, जो आपको करना होता है दोस्तों। आपको थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समय को बदलने से आपका आंसर आ जाता है। अब इसको काटते हैं ना दोस्तों, तो बहुत सिंपल तरीके से कट जाएगा ये। आप इसको काटिए, 4 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, और इस 3 से ये 5 बार कट जाएगा। और जब 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 की एक ज़ीरो इससे कट जाएगी, और ये एक जीरो ऊपर जाके गुणा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 540। क्या होने वाला है दोस्तों इसका राइट आंसर 540। एक्स का मान क्या आ गया अपने पास, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे मेरा समझाने का मकसद है, मैं यहाँ पे सही तरीके से लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम होती है। बस आपको समझना है, क्योंकि दोस्तों आपने तैयारी कर रखी होगी, आपका भी रिवीजन ही होगा ये, उम्मीद है आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6500 रुपये की राशि पर कितने समय में, तो दोस्तों कितने समय को अपन को ज्ञात करना है। इसने दर दे रखी है, जैसे 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है, मूलधन कितना दे रखा है, और दर दोस्तों दर दे रखी है। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 एक 13, 13/2, तो 2 ये कहाँ चले जाएगा नीचे, और यहाँ पे 100 होता है, और समय t इंटू टी, क्योंकि t अपन को ज्ञात करना है। अब दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 है यहाँ पे। अब दोस्तों इसको आप काटोगे तो ये इससे कट जाएगा 13 बार, और 13 से ये कट जाएगा 1 बार, और ये 2 ऊपर जल जाएगा, तो टी का मान आ जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों 2 वर्ष। 2 वर्ष इसका राइट आंसर होने वाला है। कैलकुलेशन आपको करनी आती होगी दोस्तों, तो दोस्तों आप कैलकुलेशन कर लेना। मैंने काट के देख लिया, मुझे पता है किस प्रकार से ये होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया शॉर्ट तरीके से, क्योंकि मैं टाइम आपका ज़्यादा ख़राब करना नहीं चाहूँगा। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक होती है दोस्तों। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर ट्रिक लगाएंगे। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो दोस्तों इसने दर दे रखी है और समय पूछा है अपन से। तो इसका एक ट्रिक होता है, अगर आपको समय ज्ञात करनी हो या दर ज्ञात करना हो, तो आप n-1 यानी कि जितना गुना दे रखा है उसमें से 1 घटा दो, और यहाँ पे बटा में r लिख लो, यानी दर लिख लो, और इंटू 100। और अगर आपको दर ज्ञात करनी हो तो समय को यहाँ लिख दो और दर को यहाँ लिख दो। यही फॉर्मूला अपने काम आने वाला है। तो दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप देख लेना एक बार या लिख लेना अपनी कॉपी में।
अब मैं डायरेक्ट रखूँगा। टी का मान अपन को ज्ञात करना है। ये 3 गुना है, तो 3 गुना मैंने बोला था 3 में से 1 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। नीचे कितना आने वाला है 10 इंटू 100, ये कट गया और ये इससे गुणा होके कितना बना देगा 20। इसका राइट आंसर होने वाला है 20 वर्ष। बहुत सिंपल था एक लाइन का। आप इसको मेथड से करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए इस प्रकार के सवाल को कभी मेथड से नहीं किया जाता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप जाना मत, क्योंकि उम्मीद है ये चैनल आपके काम आने वाला है दोस्तों, क्योंकि साइंस और मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ें हैं आपके लिए रहने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है दोस्तों। नुकसान नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। उम्मीद है कि फ़ायदा ही होगा। तो आपका फ़र्ज़ बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों। कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है? अब क्या पूछा है इसने? दर पूछा था। अब और मैंने अभी आपको क्या बोला था कि अब दर हो या समय हो ज्ञात कर सकते हो उस सूत्र से। तो यहाँ पे मैं दर ज्ञात करूँगा, तो इस बार मैं आर को यहाँ लिखूँगा। अब आर ज्ञात करनी है और यहाँ पे देखो दोगुनी, तो दोगुनी में से 1 घटा दूंगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा और वर्ष 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 100, जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? ये आने वाला है 25। यानी कि दर कितनी प्राप्त हो गई? 25%। कितना सिंपल था दोस्तों, बहुत ही सिंपल। और आप इसमें दिमाग लगा के मेथड लगाने की कोशिश करोगे तो ये बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे हिसाब से आपको पेपर में 1 मिनट का टाइम मिलता है, और आप इसमें अगर 2 मिनट ख़राब करते हो तो मेरे हिसाब से आप एक क्वेश्चन को गंवा रहे हो दोस्तों। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शॉर्ट तरीके से करना है इनको। ये ट्रिक हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स, ये सूत्र याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पेपर में पूछा गया था। उम्मीद है कि जो पेपर में पूछे गए थे उस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और आपको अच्छे लग रहे होंगे। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? ये क्वेश्चन आया था रीट 2016 में। अब इसने क्या पूछा है दोस्तों? दर अपन को ज्ञात करनी है, यानी कि आर अपन को ज्ञात करना है। दोगुना हो जाता है तो यानी कि 1/8 इंटू 100, क्योंकि दोगुना होता है तो 1 घटा के लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 1। और जब इसको आप घटाओ काटोगे तो पहले इसको आप 4 से काट के देख लो, ये 2 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार। और 25 में जब 2 का भाग देते हो तो कितना आता है दोस्तों? ये 12.5% आपके आंसर आने वाला है। 12.5%। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों रीट में, थोड़ा सा घुमा देता है, आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसके लिए कुछ अलग ट्रिक होने वाली है दोस्तों, थोड़ी सी अलग है, बाकी उन्हीं के जैसे हैं, पर ये बहुत है। स्टार लगा लेना, आपको इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल। क्योंकि अगर आप इनको मेथड से करने बैठोगे ना तो दोस्तों टाइम लगता है, और एग्जामिनर ये नहीं चाहता, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन वही देता है दोस्तों, क्योंकि जो लोग पढ़ाई नहीं करते ना वो अपने तरीके लगाने लग जाते हैं पेपर में, और वो 5-5 मिनट लगा देते हैं क्वेश्चन में और उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो पढ़ने वालों के लिए, अभ्यास करने वालों के लिए इस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो पढ़ेगा अभ्यास करेगा तो उसको पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से उड़ाना है, तो वो एक मतलब 10 से 20 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देता है। देखते हैं। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, दोबारा पढ़िए। कोई राशि 5 वर्ष में तो दुगनी हो रही है, तो बताओ कितने वर्ष में, यानी कि उस कितने समय में वो 5 गुनी हो जाएगी? तो दोस्तों इस प्रकार के सूत्र में बहुत सिंपल होता है। सूत्र लिख लेना, मैं सूत्र लिखा देता हूँ। n-1 या n1 मान लो इसको, n1 - 1, यहाँ पे t1 मान लो। अगर दर दे रखी हो क्वेश्चन में तो आप यहाँ पे आर भी मान सकते हो। दर के लिए और समय के लिए दोनों सूत्र सेम ही होते हैं। अब यहाँ पे n2 मान लो, क्योंकि यहाँ 2 बार रिपीट होगा ना दोस्तों ये चीज़, क्योंकि ये n यहाँ पे 1 बार, यहाँ तो यहाँ 2 गुना दे रखा है, यहाँ 5 गुना, तो यहाँ पे n2 मानेंगे और यहाँ पे हो जाएगा
T2। अब इस सूत्र का मान रख के अपन आराम से, इस सूत्र में मान रख के अपन आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो किस प्रकार से निकालते हैं। इसने कहा 5 वर्ष में 2 गुना, तो 2 गुना मतलब 2 में से मैं 1 घटा दूंगा तो कितना जाएगा 1, और 5 ये T1 लिख दिया मैंने। अब इसने कहा कितने वर्ष में, तो वर्ष यानी कि यहाँ पे T2 अपन को ज्ञात करना है, और 5 गुना होता है तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 4, और ये T इधर चल जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, तो T2 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 20 आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे और मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। रीट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने करवाए हैं दोस्तों। अगर आपने वो कर लिए तो उम्मीद है उसमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा साधारण ब्याज का। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताना आपको इसी प्रकार के और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बताना आप, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और बाकी मैंने जो वीडियो डाल रखी है आपके लिए साइंस की और मैथ की, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर देखना दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, शेषफल 20 प्राप्त होता है तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो भाजक वो संख्या होती है जिसका अपन भाज्य में भाग देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाता है भाजक, और यहाँ पे भाज्य लिखा जाता है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं भागफल, और यहाँ पे शेषफल। तो अपन को कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, ये संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए समझिए दोस्तों, भाज्य अपन को दे रखा है 1043 दोस्तों। ये किसके बराबर होता है, तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, भाज्य गुणा भागफल यानी कि 11। अगर मैं भाज्य को x मान लेता हूँ तो मैं इसको गुणा कर दूंगा, और इसमें क्या जुड़ेगा भाग, शेषफल जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20। जब ये 20 इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, और माइनस में होने के कारण ये घट जाएगा, तो यहाँ कितना प्राप्त होगा अपन को 1023, और इधर कितना बच जाएगा 11x। और इस 11 से जब इसको काटेंगे अपन तो ये कितनी बार कटेगा 9 बार 99, और 3 बच गया तो 33। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों अपन को 93, और ये x क्या था अपना भाजक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस प्रकार से कौन सा कंसेप्ट लगाया। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों एक बार। ये होता है एक सूत्र याद रखना, भाज्य। जो भाज्य होता है किसके बराबर, भाज्य ये था अपना, ये किसके बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये एक कंसेप्ट होता है पूरा, ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्टर। इस तरीके से मैंने उसको मान रख के, बस इसी में मान रख के मैंने किया है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा किया नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर था बी। आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार कंपटीशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन रीट में पूछा गया था, और ये बहुत सी बार कंपटीशन में पूछा जाता है दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, देखते हैं आंसर आता है इसका। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों अपन को इससे कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्ट अपन इसमें 47 में 15 का भाग लगा देंगे। जब आप 47 में 15 का भाग लगाओगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 3 बार में 45 हो जाएगा। 45 को जब इसमें से घटाओगे तो कितना बच जाएगा शेषफल 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना शेषफल बच जाएगा 2, क्योंकि 3 15 45, और 45 को जब 47 में से घटाओगे तो कितना बच जाएगा 2। डायरेक्टर आपको इसको इसमें से भाग देना होता है दोस्तों, इसका आंसर डायरेक्टर आ जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रीट में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, बहुत सी बार कंपटीशन में पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप नहीं सोच पाते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इस क्वेश्चन के चक्कर में आपके 2 या 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। है गुणा घटाना, बस, और कुछ भी नहीं करना। पर इसको अगर आपने मेथड से या तरीके से नहीं किया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप किस प्रकार से इसको शॉर्ट में करना है मैं आपको बता देता हूँ।
दोस्तों आप यहाँ भी देख पा रहे हो और यहाँ भी देख पा रहे हो, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है बीच में और ये गुणा में है। तो दोस्तों मैं इनका कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन ले सकते हैं ना, आपको इतना तो पता होगा जब आप इनको कॉमन ले लोगे। तो यहाँ पे देख रहे हो ये इधर बच जाएगा, 974 माइनस 874। जब 974 में से 874 घटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100। और जब 100 बाहर ये कोष्टक में था, ये इससे गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो इसके पीछे 2 शून्य लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि संख्या यही है, बस इसको घटा के और इसका तो जो घटने के बाद जो बचा था, 100 से 100 बचा, तो 100 की 2 जीरो इसमें लगा दी। इसका राइट आंसर ये हो जाए। कितना शॉर्ट हो गया दोस्तों, कितना आसान था ये। पर इसको अगर आप किसी को ऐसे बंदे को देके देखना जो इस प्रकार का कंसेप्ट नहीं जानता, तो मैं दावे से कहता हूँ कि वो करने में इसको काफ़ी टाइम लगाएगा दोस्तों। ये इसका सबसे शॉर्ट तरीका था, बहुत आसान तरीका। क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। अभी ये कैलकुलेशन कितनी सिंपल दी थी उसने। वो सिंपल हमेशा सिंपल ही देता है, क्योंकि वो भी बच्चे का टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। बस वो तो ये देखना चाहता है कि बच्चा दिमाग लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर वो नहीं लगाएगा तो इस सिंपल क्वेश्चन में भी काफ़ी टाइम लगा देता है दोस्तों। इसलिए ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है, इसको आप गुणा करोगे तो आपको पता है कि आपकी हालत पतली हो जाएगी दोस्तों, इसको गुणा करने में। तो आप इसको किस कंसेप्ट से करोगे, इसकी भी उसी प्रकार से अपन ट्रिक लगाएंगे। अब देखिए समझिए दोस्तों, ये रिपीट हुआ है तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, स्क्वायर में लिख सकता हूँ ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखो ये 1994 है, क्या मैं इसको 2000 माइनस 6 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, है क्या प्राप्त हो जाएगा, 1994। अब ये यहाँ पे स्क्वायर है। अब आपको पता है a माइनस बी, मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये किस प्रकार से खुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका सूत्र है, a माइनस बी का। तो आपको दोस्तों मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से, ये किस प्रकार से हो गया था, 2000 माइनस 6 का स्क्वायर। अब ये हो गया, ये 6 है अपने पास, इसका मान इसमें रख के आप इसको सोल्व कर लेना दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। मैंने आपको समझा दिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर। अगर आपने इसका कमेंट करके आंसर नहीं बताया तो इसका मतलब आप ना तो पेन कॉपी लेके मैथ को पढ़ते हो और ना कुछ आप ध्यान लगा पा रहे हो इस चीज़ को, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में कर लिया करो अगर पेन कॉपी आपके पास नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होने वाला है अपने, इसको समझने वाली बातें हैं दोस्तों इन क्वेश्चनों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अगर आपको ये मेथड अच्छे लग रहे हो दोस्तों। सारे क्वेश्चन वही है जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, 883 का स्क्वायर माइनस 17117 स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब मैं इसको आपको ये पता है खोलना आता होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको किस प्रकार से खोलते हैं दोस्तों, एक बार तो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, इस प्रकार से ये खुलता है दोस्तों। अब बताओ आपको क्या करना है। एक बार तो इन दोनों को जोड़ना है, इस संख्या को इस संख्या को जोड़ना है, एक बार तो जोड़ना है। जब आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ने पर अपन को क्या प्राप्त होगा, 1000। जब आप इसको जोड़ोगे तो 1000 प्राप्त होगा। और जब इसको घटाओगे, एक बार घटाना भी तो है, ये गुणा का निशान, और एक बार घटाना है दोस्तों। अब आप इनमें से घटाओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 766। अब यहाँ पे 3 जीरो है, इसके पीछे 3 जीरो लगेगी, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मैथ के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है दोस्तों, जगह बहुत कम होती है यहाँ पे अपने, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, पूरा मैं बता नहीं सकता। शॉर्ट तरीके से मैं जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ी बहुत तो आपने पढ़ भी रखी होगी। यहाँ पे मेरा मकसद बस आपको इतना है कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से उनको करोगे, ये बताना है दोस्तों। मैं यहाँ पे ज़्यादा विश्लेषण से आपको बता नहीं सकता, बहुत छोटी जगह होती है।
इसलिए आप समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि आपको पता है किस प्रकार का ये सूत्र होता है, इसमें मान ही रखने होते हैं बस अपन को। अब इस क्वेश्चन में आपको 4 अंक दे रखे हैं। इनमें इकाई का अंक आपसे पूछा गया है दोस्तों। अब इकाई का अंक कैसे ज्ञात करोगे? तो दोस्तों आपको देख के डरना नहीं है, इतनी बड़ी संख्या को गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पीछे की संख्या को गुणा कीजिए। किस प्रकार से कीजिए? आप यहाँ 9 को 2 से गुणा कर दीजिए। कितना हो गया? 9 दूआ 18 हो जाता है। अब आप इस 1 को भी भूल जाइए। अब पीछे की 8 को उठा लीजिए। 8 को फिर 8 से गुणा कर दीजिए, 64 हो जाएगा। अब 64 का फिर 4 ले लीजिए, 6 को छोड़ दीजिए। जब आप 6 को 4 से गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 6 चौका 24। तो अंतिम में कौन सा आएगा? 6, 4 आएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। ये इकाई अंक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। नॉर्मल तरीके से आपने अगर पढ़ रखा हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सबको आना भी चाहिए, सबको आता भी होगा दोस्तों। बहुत सिंपल तरीका होता है इसका। इस क्वेश्चन को समझिए। 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभाजित है? तो दोस्तों इस प्रकार की संख्या में आपको कुछ नहीं करना। 3100 में 17 का भाग लगा के देख लीजिए। आप जब 17 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा? 6। अगर मैं 6 को इसमें घटा दूं, क्योंकि शेषफल का मतलब क्या होता है? ये प्लस होता है, क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा है। उस संख्या में 6 ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से इसका भाग पूरी बार नहीं जा पा रहा। अगर मैं इसको घटा देता हूँ इसमें से, तो 17 का भाग पूरी बार आराम से चला जाएगा। तो इसमें शेषफल तो किस चीज़ को घटाया जाएगा दोस्तों? 6 को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6, क्योंकि भाग देने पर जो शेषफल बचा वही इसमें से घटाना होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ऐसी सीरीज़ें लेके आने वाला हूँ दोस्तों। और अगर साइंस की वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने एनसीईआरटी की बुकों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों, आप उनको ज़रूर देखना। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को, क्योंकि अपन इस चैनल पे सिर्फ साइंस की और सिर्फ मैथ की ही बात करने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप साइंस मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो। अगर आप अदर सब्जेक्ट की बात करना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल रखा है, उस चैनल पे जाके अदर सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद। उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन 1/2 का प्रतिशत। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। बहुत से नहीं, सी आंसर लगा दिया था, बहुत से बी लगाए हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवालों में। किस प्रकार से आपको करना है दोस्तों? आपको तो बस नॉर्मल 1/2 था, प्रतिशत हटा के नीचे 100 लिखने था। आप इसको जब काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 0.5 बार। तो यहाँ पे एक संख्या छोड़ के आगे पॉइंट था, तो जब नीचे 100 था तो आपको पता है कि यहाँ 2 संख्या छोड़ के ये दशमलव लगने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। जहाँ आपको कन्फ्यूजन लगे, अगर आपको पता है तो दोस्तों आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अभी मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, मैं खुद दिमाग में करके, पर आपको समझाना चाहता था, इस चक्कर में मैंने इसको बताया। दोस्तों अब यहाँ पे देखो, राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु की बात है, और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, मतलब 9 आज जो वर्तमान आयु है उसके 5 वर्ष पहले की और आज की 5 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कितना? 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु को आप मान लो एक्स मान लो। दोस्तों इसको ऑप्शन से किस प्रकार से करना है? दोस्तों ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से ही किए जाते हैं। दोस्तों मैंने पहला ही ऑप्शन ए, मैंने 6 मान लिया वर्तमान आयु। दोस्तों अगर मैं 6 मानता हूँ तो आज से 5 साल पहले मैं कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष आगे गुणा आज से, आज अगर मैं 6 साल का हूँ तो आपको पता है कि 9 साल बाद मैं कितने का हो जाऊँगा? 15 का हो जाऊँगा। और जब इसको जब गुणा करोगे तो आप पता है 15 आ जाएगी। और यहाँ पे आपको पता है कि इनका गुणनफल कितना था? 15। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से अगर आप इसको करना चाहते हो मेथड से, तो वो बड़ा होगा थोड़ा, पर वो भी आपको समझा देता हूँ दोस्तों। उसको आप खुद पेन कॉपी, मैंने एक्स वर्तमान आयु मान ली। इस चक्कर में पहले तरीका ऑप्शन से, अगर कोई ऑप्शन से क्वेश्चन हो रहा है तो ऑप्शन से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों देखो यहाँ पे दिए गए चित्र में ए ओ और बी रेखा है, जिस पर, नहीं दोस्तों ए ओ बी ये रेखा है जिस पर किरण ओ और सी ये इन्होंने दे रखी है। ए ओ बी की बात है, ए ओ बी दे रखा है, ओ और सी दे रखी है। इन्होंने कहा
कि ए अनुपात बी, जो ये ए का अनुपात है ये 1 है और बी का अनुपात कितना है 2। तो ए का मान आपको पता है दोस्तों, ये जो है इसका पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री, आपको पता होगा ये बात। ये पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री। अब इसने कहा इसका अनुपात 1 है, इसका अनुपात, मतलब ये मैं अगर देखूँ तो इनका योग, अनुपातों का योग, तो 3 का मान किसके बराबर है 180 के। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, आप इसको जब काटोगे तो आपको पता है कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 18। 1 का मान अगर 60 है तो यहाँ पे ए देखो, ए का अनुपात कितना दे रखा था 2, जब मैं इसको 2 से गुणा करूँगा तो 60 कितना प्राप्त हो जाएगा मुझको 120। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 120, क्योंकि एक अनुपात 1 का मान कितना आया 60, तो 2 का कितना हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों। ये दोस्तों आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, एक जिसका अनुपात अपन को ज्ञात करना है उसको ऊपर लिख दो, अनुपातों का योग नीचे लिख दो, और आपको पता है कि इसका पूरा कोण कितना होता है 180। ये कितना हो जाएगा 6 18 जीरो, जब इसको आप गुणा करोगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके बताने वाला हूँ। आपको बहुत कम समय में पेपर सोल्व किस तरीके से करना है आप ये समझ जाओगे, पेपर को किस किस तरीके से करना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों। रीट की बहुत बेहतर तैयारी मैं आपको करवा दूंगा, साइंस की और मैथ की हम बात करेंगे इस चैनल पे। अगर आपको साइकोलॉजी वगैरह की किसी भी और की क्लास चाहिए, उनके क्वेश्चन चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है टॉप स्टडी पॉइंट, उस पर जाकर भी आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं उसकी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे मैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ दोस्तों। अब इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हूँ, एक त्रिभुज की बात है, त्रिभुज ए बी सी, 3 कोण ए 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी हो, तो कोण ए का मान बराबर होगा। तो एक कोण ए का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अनुपात ज्ञात करना है। अब आपको इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत होना, डरना नहीं है दोस्तों। अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इनको किस प्रकार से करेंगे, बहुत अगर आप तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन भी लंबा होगा, टाइम लगेगा, पर आपको मैं बहुत शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ इसका। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी। अब यहाँ पे कोण ए का अनुपात अपन को ज्ञात करना है, तो दोस्तों मैं करूँगा क्या, ये जो बी के साथ जो गुणा हो रहा है ना 4, और सी के साथ जो 6, इनको मैं गुणा करके और यहाँ लिखूंगा इसके नीचे, ए वाले को मैं छोड़ दूंगा और इनको गुणा करके यहाँ पे लिख दूंगा, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। और बी का कितना हो जाएगा, तो बी वाला छोड़ दूंगा मैं ये पार्ट, और 6 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना लिखूंगा यहाँ पे 18 लिखूंगा। और जब यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये 24 और ये यहाँ पे कितना हो गया 18, और मैं यहाँ पे सी वाला लिखूंगा तो सी वाले को छोड़ दूंगा 6 को, और मैं इसको इससे गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 12। जब मैं इसको काटूंगा 6 से तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। अब इसने कहा था इसका अनुपात 4 का, तो दोस्तों मैंने 4 ऊपर लिख दिया। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपको पता है 5, 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 5, 4 9, और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता ही है 180 डिग्री। इसको काटोगे 2 बार, जब भी इसको 4 से गुणा करोगे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 80। दोस्तों अनुपात ज्ञात करने की ये ट्रिक कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको और ज़्यादा समझना है दोस्तों, और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक पता करनी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको टॉपिक वाइज भी इस पर हम बात कर सकते हैं दोस्तों। दी गई आकृति में वृत्त के केंद्र ओ तथा ए सी और बी, जो है ए और सी और बी, ये कितना है 40 डिग्री इन्होंने दे रखा है, तो अपन को कौन सा मान ज्ञात करना है ये वाला। दोस्तों ये वृत्त दे रखा है, वृत्त, इसमें एक कंडीशन होती है, अगर एक चाप के द्वारा जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये कोण हमेशा वृत्त की परिधि पे जो कोण बनता है उसका दुगना होता है, तो ये 40 है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 80। बस ये डायरेक्ट ध्यान रखना है, अगर आपको इस प्रकार की आकृति दिखती है तो इसका दुगना ये 80 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 80 दे रखा है तो इसका आधा ऊपर कर देना, अगर ऊपर का पूछता है तो इसका आधा कर देना, ऊपर का और नीचे का पूछता है तो आपको दुगना कर देना है, तो इसका राइट आंसर 80 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखने योग्य है दोस्तों। कुछ बातें हर वक्त मेहनत करना उचित नहीं होता दोस्तों, गणित में कई चीज़ें ऐसी है जिनसे डायरेक्टर क्वेश्चन पूछता है और उनका कुछ नहीं बदलता है दोस्तों, वो हमेशा वही रहती है। अब इस प्रकार का मेथड, अब यहाँ पे मैं 20 की यहाँ 80 की जगह यहाँ पे दे देता, यहाँ 40 की जगह अगर मैं 20 दे दूँ तो इसका दुगना 80 तो होएगा, ये 40 होएगा, 40 ही होएगा ना, तो दुगना ही तो करना है डायरेक्ट, तो कोई सा भी उठा के दे दे वो,
आपको बस दुगना करना है। अगर यहाँ पे दे रखा है 60, तो आपको यहाँ कितना कर देना है, 30 कर देना है। इस प्रकार से समझने वाली बातें हैं दोस्तों जो। एक वृत्त की त्रिज्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2021 वाली रीट में, इनमें से ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये पुराने पेपर है और बाकी मेथड वही होता है, क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको समझना, ट्रिक को समझना, तरीके को समझना। एक वृत्त की त्रिज्या, अगर मैं त्रिज्या को 3 गुनी कर दूँ तो नई परिधि पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों हमेशा जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो ये भी डायरेक्टर याद रखना। अगर 3 गुनी त्रिज्या की है तो 3 गुना हो जाएगा, 4 गुनी की है तो 4 गुना हो जाएगा। ये बात अब किस प्रकार से होता है मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ। एक वृत्त की परिधि, तो पहले मैंने परिधि मान ली, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। अब यहाँ पे देखो ये अनुपात में लिख दो मैंने। अब इसको नई परिधि क्या प्राप्त होगी, मैंने त्रिज्या को 3 गुना कर दी, तो यहाँ पे 2 पाई ऐसा कैसा, और आर को मैंने 3 गुना कर दिया। जब ये देखो आप इधर बाहर लोगे इसको, तो 3 कोष्टक 2πr मैंने ऐसा कैसे रख दिया। इसको इस प्रकार से काट दो, तो ये पहले 1 थी, तो अभी कितने गुना हो गई, 3 गुना। ये देखो यहाँ पे इसका 3 गुना है ना, ये इस आर के साथ था ये, पर मैंने इसको इसको अगर मैं आगे लिख दूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा गुणा में, इस चक्कर में ये 3 गुना हो गई। दोस्तों अब 4 गुना की बात करते हैं अपन। पहले कितनी थी, 2πr। अगर मैं 4 गुना करता हूँ तो इसी प्रकार 4 आगे ले लिया मैंने, 2πr, तो 4 गुना हो जाएगी। दोस्तों डायरेक्टर याद रखना इस बात को, सीधा याद रखना। क्वेश्चन बने पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 गुना पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि पूर्व परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिखे, यहाँ पे 5 दे दे तो आपको आंसर में 5 लगाना है, 6 दे दे 6 लगाना है, ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा, इसमें अधिकतम लंबाई का बांस। तो बांस कोई भी आपको पता है कि कमरे में बांस क्या होता है, कितना रखा जा सकता है। तो कमरे के विकर्ण होता है ना, विकर्ण के बराबर हम उसमें कोई चीज़ रख सकते हैं दोस्तों। और जब आपको पता है कमरे का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, प्लस 9 का स्क्वायर 81, प्लस 64। जब आप इनका योग करोगे दोस्तों तो आपको पता है इनका योग कितना प्राप्त होगा, 289। और एक इसका अंडर रूट होता है 17 का, तो राइट आंसर 17 हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा स्पीड से करते हैं। दोस्तों मैथ है, समझाने में टाइम लगता है। अगर मैं आपको मेरे तरीके से बताऊंगा तो ये 30 मिनट का पेपर में 25 मिनट में ही ख़त्म कर दूंगा, 5 मिनट फिर भी बचा लूँगा मैं। पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इस चक्कर में टाइम लग रहा है। मेरे हिसाब से ये पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। इसको देखते हैं, इसके आंसर आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये समझो, इसने ई नगर की बात कर रहा है, पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी। तो ई नगर वाला उठाओ आप, तो आगे वाला अनुपात पास वालों का है, तो पास वाला ऊपर, अनुपातों का योग कुल 5, और ये 185, ये 1.5 है। मैं अनुपात हटा भी सकता हूँ। अगर मैं इसको, ये लाख में दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3:5 इंटू 1,85,000, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। जब आप इसको काटोगे तो आपको पता है कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कट जाएगा। उसके बाद कितना प्राप्त होगा, ये इस प्रकार से कट जाएगा। आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो ऐसा कैसा लिख दो, 21 2 घात 2, और ये ऊपर 9 9 और 2 11। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। गुणा उणा मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, ये हर चीज़ में बता नहीं सकता। परीक्षा में फेल होने वाले उम्मीदवारों, ये दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। इस प्रकार इसको दोस्तों, इसको किस प्रकार से करना है आपको, परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है। तो सर्वाधिक संख्या किस नगर की है, तो सर्वाधिक संख्या दोस्तों आपके लिए सबसे आसान बात तो ये हो गई, किसने ऑप्शन सिर्फ 4 ही दे रखे हैं, एक तो एफ, सी, बी और डी। तो आपको पूरे करने की जरूरत नहीं है, एक को मैं छोड़ ही दूंगा। मैंने लिया एफ, मैं एफ की बात करूंगा, फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इसको, बहुत सिंपल तरीके से मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें दोस्तों अपन को तभी बता सकते हैं अपन जब एफ, सी, बी और डी इनका अपन को मान ज्ञात करना पड़ेगा पहले। ये क्वेश्चन लेंदी है, पर मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, 1 मिनट भी नहीं लगेगा करने में। दोस्तों बड़ा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि बहुत अभी
इस वीडियो में मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही ट्रिकों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। फेल होने वाले छात्रों की परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है? अब अपन को ये सोल्व करना पड़ेगा, तभी हम इसको बता सकते हैं दोस्तों। ये बड़ा होगा क्योंकि इसको 4 ऑप्शन अपन को देखने पड़ेंगे, क्योंकि ए भी देखना पड़ेगा, सी भी देखना पड़ेगा, बी भी देखना पड़ेगा, डी भी भाई ए को तो लो अपन हटा देंगे क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसकी तुलना तो ये कर ही नहीं पाएगा। ई की तुलना ये इसमें कर नहीं रहा, तो ई को भी हटा दो। अब ये 4 की तुलना कर रहा है। अब दोस्तों इसको किस प्रकार से करेंगे अपन, देखना बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बताता हूँ आपको। अब एफ मैंने ले लिया। इसने कहा फेल होने वाले, तो फेल होने वालों का अनुपात कितना दे रखा है इन्होंने दोस्तों? एफ में 5 दे रखा है, तो ऊपर मैंने 5 लिख दिया। कुल अनुपात कितना है? तो इसका 12 हो रहा है। 7 और 5 12, मतलब कुल कितना है? और ये किसके बराबर है? ये टोटल किसके बराबर है? कुल अनुपात 12। ये 2 लाख और 73,000 की। इसको यहाँ तक छोड़ दो, इसी प्रकार आप लिखो। अब सी का लिखते हैं। तो सी का कितना लिखोगे? आप समझ पा रहे होंगे कि 5 ऊपर आएगा और नीचे 9 आएगा, अनुपातों का योग। अब इसके सामने कितनी संख्या है? 1.08। इसी प्रकार मैं बी का लिख लेता हूँ। दोस्तों हम इसकी तुलना करके इसका आंसर निकालेंगे। तो ये 3:5, 3। और ये डी वाला, इसमें डी में 3 ऊपर आएगा, नीचे 4 आएगा, और इंटू में क्या आने वाला है दोस्तों? इसके सामने जो संख्या है 2,27,000। अब दोस्तों आप देखना किस प्रकार से तुलना करूँगा। अब आपको पता है कि ये यहाँ पे और ये यहाँ पे लगभग लगभग संख्या सेम ही है, ज़्यादा अंतर इनमें नहीं है। अब देखो यहाँ नीचे 12 है। अब नीचे अगर 12 होती है संख्या, जितनी बड़ी संख्या बटे में होगी मान उतना ही कम प्राप्त होगा। तो पता है यहाँ पे तो 4 ही था, यहाँ पे 12 था, तो आप इसको काटोगे ना तो इसका मान बहुत कम प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब इसकी तुलना करते हैं। ये यहाँ पे 9 बड़ा है और यहाँ पे तो 1 लाख ही है, तो आप जब इसको काटोगे तो ये भी छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से तुलना करनी है दोस्तों। करने बैठोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, आप तुलना करके भी अपना काम निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे, और बी और सी में देखेंगे दोस्तों। बी और सी में आप देख रहे होंगे, ये बी में दोस्तों यहाँ पे 5 की जगह यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 8, क्योंकि अनुपातों का योग कितना है? 8। अब यहाँ देखो 3 लाख है और यहाँ 2,27,000 है। 3,14,000 और 2,27,000। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधी संख्या है, ये तो 8 है, तो इसको जब काटोगे आप तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसकी अपेक्षा ये छोटा हो जाएगा। ऊपर तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, गुणा करोगे तो ऊपर का तो इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये मान जो निकलेगा ये कितना छोटा होता है। ये जितना छोटा होगा उतना ही मान छोटा हो जाएगा, तो जब इसको काटोगे तो ये छोटा हो जाएगा दोस्तों डी की अपेक्षा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? डी। तो डी नगर में सर्वाधिक। दोस्तों अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों ये क्वेश्चन इसी ही प्रकार का होगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको चारों को ही आपको देखना पड़ेगा। और आपने इसको पूरा पूरा करने की कोशिश की तो 3 से 4 मिनट खराब होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताया। दिमाग लगा के मैथ को किस तरीके से सोल्व की जाती है ट्रिक से, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन चित्र प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टार लगा लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। आपको सारा पता होना चाहिए कि वृत्त चित्र, आयत चित्र, इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ होती है, नॉर्मल परिभाषाएं इनकी आपको पूरा याद होना चाहिए। आयत चित्र प्रदर्शित करता है, तो ये सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को आयत चित्र प्रदर्शित करता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंतर्गत एक निश्चित क्रम में आंकड़ों को दर्शाया जाता है, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आंकड़ों पे आधारित क्वेश्चन है, पर ये सिंपल है थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ। 101 नंबर का क्वेश्चन, विद्यालय टीम में लड़कों की संख्या। अगर दोस्तों आपको प्रतिशत की जानकारी ऐसे क्वेश्चनों के लिए बहुत जरूरी है, आपको प्रतिशत और अनुपात वाले क्वेश्चन आना जरूरी है। दोनों ही, अगर आपने दोनों टॉपिक कर रखे हैं ना, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। विद्यालय टी में, यहाँ टी की बात कर रहा है, टी में लड़कों की संख्या। दोस्तों यहाँ पे विद्यालय टी है,
तो विद्यालय टी में कुल संख्या कितनी है आपको पता होगा, 1250। अब इसने यहाँ पे एक आंकड़ा और दे रखा है प्रतिशत में लड़कियों की, तो टी में आप देख रहे हो यहाँ पे 40, तो 40% जब लड़कियाँ हो जाएगी तो 60% लड़के हो जाएंगे। भाई 100 ही तो परसेंट होता है ना, किसी भी चीज़ का 100% होता है। आपको पता है जब 40% लड़कियाँ हैं अगर विद्यालय में, तो 60% लड़के हो जाएंगे। ये एक स्वाभाविक चीज़ है। तो कितना हो जाएगा, 60%। अब 60% ये हो जाएगा, ये किस में से, 100% में से। कुल कितने हैं, 1250। अब जब इसको आप काटोगे, जब 6 को 125 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 750। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। विद्यालय पी तथा क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों का औसत औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करना बहुत आसान होता है दोस्तों, औसत वाले क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। विद्यालय पी और क्यू की बात कर रहा है तो अपन इन दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों, इसको और इसको जब जोड़ लेंगे, आपको पता है जब इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5550। और 2 को जोड़ा है तो 2 का भाग लगा देंगे, और जब अपन भाग देंगे तो आपको पता है इसका आंसर कितना, 5500 में जब भाग लगाओगे तो इसका आंसर 2750 आपको प्राप्त होगा दोस्तों। गणित की प्रकृति होती है, तो गणित की प्रकृति ये पेडागोजी के क्वेश्चन है दोस्तों। गणित की प्रकृति, गणित तार्किक होती है, ये बात सत्य है, कठिन कठिन नहीं होती है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अपन को तो एक ही चीज़ चूज़ करनी है, तो प्रकृति तार्किक हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसमें यहाँ पे इसने आल अभाव नहीं दे रखा है, इस चक्कर में एक ही ऑप्शन को अपन को टिक करना है। अभ्यास, अभ्यास की बात कर रहा है। अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है, तो अभ्यास शिक्षण अधिगम स्थानांतरण में, तो ये गलत बात है। अभ्यास अभ्यास करना अधिगम स्थानांतरण में कोई भूमिका नहीं निभाता। समस्या के हल की समझ बढ़ाने में हो सकता है। सैद्धांतिक ज्ञान को उपयोगी करने की क्षमता विकसित करने में, दोस्तों सैद्धांतिक ज्ञान की, ये सबसे सटीक आंसर और सबसे राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। क्रियात्मक गणित, आपको पता है क्रियात्मक का मतलब होता है स्वयं करके सीखना, जिसमें आदमी क्रिया करता है वही क्रियात्मक होती है। गणित की भाषा, तो गणित की भाषा संकेत संकेत भी होते हैं, आपने प्रतीक देखे होंगे, पाई, कई प्रकार के प्रतीक होते हैं, साइन कोस थीटा, इस प्रकार के। संख्या चर ये भी होते हैं, सूत्र इनमें होते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सभी। गणित शिक्षण का गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है, तो समुदाय में, आपको पता है कि ये चीज़ ज़रूरी है। विज्ञान में भी सबसे इम्पोर्टेंट है, विज्ञान में सभी सब्जेक्टों का सहसंबंध होता है। सिद्धांत एवं तर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर भी राइट हाल हो जाएगा। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि, अंक गणित जो शिक्षण होता है दोस्तों, उसकी सबसे उपयोग जो विधि होती है, विश्लेषण विधि होती है। विश्लेषण का मतलब तोड़ना। आपको कोई भी समीकरण दे दी तो आप उसको तोड़ के उसका हल निकालोगे, विश्लेषण करोगे, तो सबसे उपयुक्त विधि जो दे रखी है इनमें से सबसे उपयुक्त विधि यही है। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण के किस उद्देश्य को प्राप्त करता है, तो भावात्मक प्राप्त करता है, ज्ञानात्मक प्राप्त करता है, भावात्मक प्राप्त करता है, और क्रियात्मक, मनसचालक चालक मनसचालक सिद्धांत। तो इसका मतलब आप क्रियात्मक से हैं, चालक मतलब क्रियात्मक, आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, ये बात ध्यान रखना। बाद में भावात्मक, और सबसे अंतिम में क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। निदानात्मक परीक्षण का महत्व है शिक्षण में, सही है। परामर्श एवं निर्देशन में, ये भी सही है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, इससे हम पता लगाते हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हैं शिक्षण की, किस प्रकार से क्या क्या कमजोरियाँ रह गई, छात्र को किस प्रकार से हमें क्या उसको तैयार करना है, किस प्रकार से, उसकी सारे पहले हम निदानात्मक परीक्षण में पता लगा लेते हैं दोस्तों। गणित शिक्षण के अध्यापक की मुख्य भूमिका, तो गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका, दार्शनिक सही है, मित्र की भी सही है, परामर्शक सही है, तो इसमें सारे ही सही हो जाएंगे दोस्तों। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि, तो सबसे उपयुक्त विधि आगमन और निगमन विधि होती है दोस्तों। अगर यहाँ पे आगमन निगमन विधि ना हो और यहाँ पे आगमन ही हो तो भी आगमन विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है, और जब दोनों का ही मिक्सर आगमन और निगमन विधि हो जाती है तो वो सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैथ का है, आप इसको समझिए, इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ √3 की होल पावर कितनी है 5, और यहाँ पे 9 की पावर कितना है 2। दोस्तों यहाँ पे अब मैं इसको भी 3 में बदल सकता हूँ। आपको पता है कि जब यहाँ सब जगह 3 3 दे रखे हैं तो मैं इसको भी 3 में बदल दूंगा। और सबसे पहले यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √3 है। जब आप ये गुणा में है तो ये इधर उधर कट जाएगा, आपको पता है। तो ये मैं अगर इसको यहाँ पे काटूँ तो यहाँ 4 की जगह कितना, 3 5 की जगह कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और जब यहाँ पे 4 बच जाएगा तो इसका पता है आपको यहाँ कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि रूट में 3 है ना। तो रूट में 3 की पावर अगर 4 करते हैं तो कितने 3, 2 बार 3 3 निकल जाएंगे, और 3 3 का गुणा कितना होता है 9। तो यहाँ पे इस 3 से मैं इस 9 को काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, इधर 3 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या बचा अपने, इधर तो बच गया 3। अब ये 9 है, इसको भी मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं 3 की पावर अगर 2 लिखूँ ऊपर, और 2 को जब 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, 3 की पावर n। दोस्तों गुणा में होता है तो आपको पता है घातें जुड़ जाती है यहाँ पे। तो ये जब 3 के ऊपर 1 है, 3 के ऊपर 4 है, तो जब घातें जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितनी घात प्राप्त हो जाएगी, 3 की पावर 5 प्राप्त हो जाएगी। और जब बराबर में अपन इनको तुलना करेंगे तो ये इनका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, इनका मान प्राप्त हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे आधार सेम है तो तुलना की जा सकती है, तो घातें भी बराबर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5। दोस्तों जगह कम होने के कारण मैं आपको ज़्यादा विश्लेषण से बता नहीं सकता, पर आपको समझना पड़ेगा। आप भी गणित के स्टूडेंट होंगे तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आता होगा। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, किस तरीके से शॉर्ट तरीके से आपको सोल्व करना है पेपर को। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को समझो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे देखो नोट करो, -1 है, ये -1 है। -1 कब संभव होगा, जब ये प्लस का और ये प्लस का और ये माइनस का होगा। तो इसका मतलब इससे भी मैं जब गुणा करूँगा तो मुझे -1 प्राप्त हो सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। उसके बाद ये यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है, तो जब इसको गुणा करोगे तो आपको +1 प्राप्त होगा, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अब दूसरा, अभी यहाँ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अब उसके बाद फिर देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा ये माइनस का 8x प्राप्त होगा। जब मैं इसको 4y को 2x से गुणा करूँगा तो ये प्लस का 8xy प्राप्त होगा। पर ये प्लस का होगा तो दोस्तों ये आंसर तो संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। दोस्तों बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, यही तरीका आपको पेपर में लगाना है। ज़्यादा करने की कोशिश करनी नहीं है। आप एक तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और यहाँ पे गुणा, हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को गुणा कर करके देखने लग जाओ, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। दोस्तों शॉर्ट तरीका सबसे शानदार तरीका, पेपर इसी प्रकार से किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 समीकरणें दे रखी है, इस प्रकार एक समीकरण ये भी दे रखी है, x + y। दोस्तों मैं इसमें से 5 कॉमन लूँ तो यहाँ पे x प्लस, यहाँ x माइनस वाई, और ये जब 5 इधर कॉमन आएगा वो इसमें से कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, x माइनस वाई का मान कितना प्राप्त होगा इस समीकरण से, 5। एक समीकरण ये आ गई। अब दोस्तों 5 आ गया, तो ऐसा कौन सा मान मैं मानूं, क्योंकि दोस्तों मैं खुद यहाँ पे ऐसे x y के मान अपने मन से भी रख सकता हूँ जिनको घटाने पर 5 प्राप्त हो जाए, तथा जोड़ने पर इन ऑप्शनों में से कोई एक प्राप्त हो जाए। आप इस प्रकार से भी इस ऑप्शन को कर सकते हो। आप यहाँ पे x का मान, अगर मैं y का मान 6 मानता हूँ और x का मान अगर 11 मानता हूँ, देखना दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे x का मान 11 मानता हूँ और y का मान अगर मैं 6 मानता हूँ, तो आपको पता है जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। और ये किसके बराबर है, इधर 5 के। और अगर मैं 11 में 6 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 17। ऑप्शन में दे रखा है 17। और आपको और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए कि और भी तो हो सकता है, तो आप यही मान जो आपने 11 और 6 दे रखे हैं, इसको मान को इसमें भी रख के देख लीजिए दोस्तों, इस समीकरण में भी देख के रख लीजिए। दोस्तों जब यहाँ 11 रखोगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे y का मान कितना रखा था, 6, तो 6 को 7 से गुणा करोगे तो 6 7 42 हो जाता है। और जब आप इनको जोड़ोगे दोस्तों
तो आपको पता है कि ये 75 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब जो मान मैंने सोचे हैं वो इसको परिभाषित कर रहे हैं दोस्तों, वो बात सत्य है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 17 राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे शॉर्ट तरीके होते हैं दोस्तों करने के, दिमाग लगा के हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका मान कितना हो जाएगा, अपन को 25 प्राप्त हो जाएगा। और इसका ये किसका अंडर रूट होता है? अगर आपको दोस्तों अंडर रूट का मालूम है तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपके लिए टफ होने वाला है। ये किसका अंडर रूट है? 22 का अंडर रूट है। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको पता है कितना प्राप्त होने वाला है? 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं दोस्तों। अब आप यहाँ पे देखो, ये रूट के अंदर फिर ये करनी दे रखी है 3। अब आप दोस्तों इसका कितना, किस प्रकार से मान प्राप्त करोगे? जब आप इसका रूट सोल्व करोगे, सबसे पहले अंदर का रूट सोल्व करोगे, तो जब रूट सोल्व करोगे तो ये अंदर कितना प्राप्त हो जाएगा? रूट मतलब 2 बार, 1 2 3, तो हमको पॉइंट के बाद कितनी संख्या प्राप्त होनी चाहिए? 3। और ये 729 किसका स्क्वायर होता है? ये 27 का होता है। तो दोस्तों 27 दो अंकों की संख्या तो है, और एक अंक और लेना है अपन को, तो 3 अंक, क्योंकि दो दो का जोड़ा बना लो। दशमलव कितने अंक छोड़ के लगेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि 3 अंक छोड़ के लगेगा इस चक्कर में। अब इसके बाद ऊपर 3 है, अब इधर भी अंडर रूट, इन्होंने करनी 3 दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 27 ये किसका क्यूब होता है? 3 का, तो 0.3। और ये किसका होता है? 2 का, 0.2। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा? 0.5 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 0.5। एक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है? 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों की डायरेक्ट ट्रिक होती है, कितने गुना होगा? तो जितना गुना होगा n-1 अपॉन टी समय इंटू 100। ये सबसे शानदार ट्रिक है। ये दर ज्ञात, आप इससे दर भी ज्ञात कर सकते हो, समय भी। समय किस प्रकार से? समय ऊपर भेज देना, दर को नीचे लिख देना। इस प्रकार से दर और समय दोनों ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों अपन को दर ज्ञात करनी है, तो ऊपर 2 गुना दे रखा है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1, नीचे 8 और 100। जब आप इसको 8 से काटोगे 100 को, तो आपको पता है कितना प्राप्त होगा? 12.5। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, इनका अनुपात इन्होंने 6, 7 और 8 दे रखा है, और इन्होंने कह रखा है a प्लस बी प्लस सी का मान है वो किसके बराबर है? 14 के बराबर है। तब c का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो c का मान ज्ञात करना है। आपको पता है कि इनका योग जब मैं करूँगा इनको, दोस्तों ये जो अनुपात में दिया होता है इसका मतलब ये पूरी संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये काट पीट के लिखी गई अनुपात होती है। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 6k मान लो, या 6x मान लो, 7x और 8x, मैंने इनका योग कर दिया। और इधर मैं इनको जोड़ूंगा, तो दोस्तों a से a जुड़ेगा तो 2a, b से b जुड़ेगा तो 2b, और t से, और 2 में जब कॉमन ले लूँगा बाहर, तब a प्लस बी प्लस सी। 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि ये 2 2 बार जुड़ेंगे तो सब दो, और दो सब में 2 2 आएगा, तो 2 को बाहर ले लूँगा, कॉमन डायरेक्ट लिख दिया मैंने दोस्तों। अब इसकी जगह पे मैं 14 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दे रखा है मुझे। जब इसमें रखूँगा 1 14 28 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 28। और अब इनका जब योग करोगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इधर 21 1 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? दोस्तों अपन उसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। ये 7 से कटेगा 3 बार, और ये 4 बार, तो इधर x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 4/3। 4/3 x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान 4/3 प्राप्त हो गया। जब दोस्तों मैं 6 के साथ, 6 में अगर मैं x का मान रखता हूँ, 6 में अगर मैं x का मान रखता हूँ, तो ये 4/3, जब इससे कटेगा ये 2 बार, 2 बार, और ये 2 4 से गुणा हो जाएगा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 8। तो दोस्तों अपन को a और प्लस b, a b का मान कितना प्राप्त हो गया? 8 प्राप्त हो गया, क्योंकि a b का अनुपात कितना था?
तो x का मान रखूँगा तो मैं उस संख्या का मान भी पता कर सकता हूँ ना, तो 8 हो गया। अब 8 हो गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे a और b, अगर मैं 8 इस जगह रखता हूँ, ए बी का मान मैंने 8 पता कर लिया, अगर मैं यहाँ पे 8 रखूँगा तो सी का मान पता हो जाएगा मुझे। तो यहाँ पे मैंने 8 रख दिया और 8 को जब इधर भेजूँगा तो ये इसमें से 14 में से 8 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 14 में से जब 8 जाएगा तो आपको पता है कितना प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। इस प्रकार से इस सवाल को करना है दोस्तों। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हर सवाल वो सीधा नहीं दे सकता, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको 5-5 सेकंड के क्वेश्चन देने लगा तो उसकी खुद की बेइज्जती हो जाएगी। लोग आधे घंटे में ही पेपर करके बैठ जाएंगे, सारा पेपर आधे घंटे में ही ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी होता है। इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन थोड़े बड़े थे तो टाइम लग रहा था। बस आपकी थोड़ी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। अब अभ्यास करते रहोगे तो स्पीड भी बहुत मेंटेन हो जाएगी। ये साझा वाला सवाल है, ये हटा दिया गया है सिलेबस से, पर फिर भी देख लेते हैं। इन्होंने इस प्रकार से दे रखा है, निवेश इन्होंने 2 वर्ष के लिए किया था, तो इनका अनुपात अपन को ज्ञात कर लेंगे। जब तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा 2 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो इसका अनुपात अपन को प्राप्त हो गया। इनका योग कितना होता है? इसका अनुपात 5 हो जाएगा, कुल योग 5 हो जाएगा। इसने कहा है मीना, तो मीना का लास्ट अनुपात था, तो 3:5 इंटू जब 15 को यहाँ 15 लाख है, 1,50,000 दे रखा है दोस्तों इन्होंने, 15 लाख नहीं है, 1,50,000। तो दोस्तों जब इसको काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 90,000। 90, ये 30,000 हो जाएगा, और जब इसको गुणा गुणा करोगे तो 90,000 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इनमें ऑप्शनों में ये नहीं दे रखा है। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं और भी पेपर लेके आऊँगा, रीट के सारे पेपर करवाऊँगा, और आपको मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी शॉर्ट ट्रिक होते हैं, शॉर्ट तरीके से वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए सबसे आसान तरीके से। दोस्तों मेरा समझाने से यहाँ पे टाइम ज़रूर लग रहा होगा, पर अगर आप उसका अभ्यास करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको 10 सेकंड या 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम में करोगे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों एक पासे को फेंकने पर, क्वेश्चन दे रखा है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों पासे पासे को जब फेंकते हैं तो उस पर कितने फलक होते हैं? 6 फर्स्ट होते हैं, उन पे अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से 6 तक होते हैं, 6 अंक होते हैं। दोस्तों हम पासे को बारी बारी फेंकते हैं, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। और इसने कहा है क्वेश्चन में कि 4 से बड़ा अंक आने की, तो 4 से बड़े अंक देख रहे हो आप यहाँ पे, सिर्फ 5 है और 6 है। इसका मतलब घटना के अनुकूल स्थितियाँ कितनी बनेगी? तो दोस्तों 2 इसकी अनुकूल स्थितियाँ बनेगी। कौन कौन सी? या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। मैंने पासे को फेंका, एक बार फेंका तो 5 आ गया, एक बार और फेंकूंगा तो 6 आ जाएगा। दोनों बार 4 से ज़्यादा है कि नहीं है? इस चक्कर में इसकी स्थिति कितनी बनेगी? 4। और कुल दोस्तों इसका सूत्र होता है अभिष्ट प्रायिकता ज्ञात करने का, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के लिए सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो दोस्तों इस सूत्र में अपन को मान रखना है। अब यहाँ पे 4 से बड़े कितनी बार आ सकते हैं? तो 2 बार आ सकते हैं। और कुल कितने? तो कुल 6 है। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो, इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। बहुत सिंपल है दोस्तों, 5 से कुछ 6 बार उछालना है तो 1 से 6 अंक तक आएंगे उसमें। 4 से बड़े कितनी बार आएंगे? 5 और 6, 2 बार आएंगे। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी बनेगी? 2 बनेगी, क्योंकि 4 से बड़े 2 ही बार आएंगे, इस चक्कर में 2 बनेगी। और कुल कितनी बनती है? 6। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, बस ये सूत्र याद रखना है आपको, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग में सभी संभावित परिणामों की संख्या। यह अभिष्ट प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों एक सिक्के वाली बात करेंगे। सिक्के का क्वेश्चन दे रखा है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्का है उसको 2 बार उछालते हैं, 2 बार चिताने की प्रायिकता। दोस्तों कितनी बार? 2 बार की बात कर रहा है ये। एक सिक्के को कितनी बार उछाला है अपन ने? 2 बार। तो दोस्तों जब हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं ना, तो उसकी 4 कंडीशन बनती है। और सिक्के को 1 बार अगर उछालते हैं, ये आप रट लेना, सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो कितनी स्थितियाँ बनेगी? तो सिक्के को उछालने पर स्थितियाँ बनती है 2, और 2 बार उछालेंगे तो 4 बनेगी, 3 बार उछालोगे तो दोस्तों 8 स्थितियाँ बनती है। ये तीनों बातें आप ध्यान रखना। कौन कौन सी स्थिति? देखो हेज और टेल, 2 स्थितियाँ होती है, चित और पट बोलते हैं इनको।
तो संभावित परिणामों की संख्या 4 हो जाएगी, 2 बार उछालेंगे तो 4 बार। और 4 कौन-कौन सी? एक बार मैंने दोनों को सिक्कों को एक साथ उछाला, तो दोनों बार एक सिक्के पर भी चित्ता गया, दूसरे पे भी चित्ता गया, तो एक कंडीशन ये बन गई। एक बार एक पे हेज आ गया, एक पे टेल आ गया, एक पे टेल आ गया, एक पे हेज आ गया, और दोनों पे टेल टेल आ गया। तो कुछ आप यहाँ देख पा रहे हो, कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब दोस्तों देखो, दोनों बार चिताने की स्थिति, यहाँ पे एक ही बार संभव है। जब हम उछालेंगे इस सिक्कों को तो एक ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा अपन को, क्योंकि एक ही बार यहाँ पे देख पा रहे हो आप, एक ही बार चित्त दोनों सिक्कों में चिताएगा। तो ऊपर जो अनुकूलन परिणामों की संख्या कितनी है? 1/4। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ये कट नहीं रहा है इस चक्कर में। बहुत दोस्तों बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी की बुक के ये क्वेश्चन है। हो सकता है यही क्वेश्चन उसमें आ जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा सूत्र वूत्र कुछ लगाने नहीं है, बस आपको तो इतना ध्यान रखना है, अनुकूलन परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संभावित परिणामों की संख्या। बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हेज टेल 2 बार सिक्के उछालते हैं तो कितनी संभावना बनेगी? तो 4 संभावना बनेगी, तो आपको पता है कि 4 बनेगी तो बटा में 4 लिख देना। दोनों सिक्कों पर हेज आने की प्रायिकता 1 होगी, दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता भी 1 ही होगी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखना है, इसमें आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। 1 से 17 तक, दोस्तों देखो, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। 1 से 17 तक कितनी संख्याएं हो जाएगी? तो कुल कितनी हो जाएगी? 17। 1 से 17 तक कितनी संख्याएं होती है? 17। तो कुल अपन को प्राप्त हो गई। अब इसने कहा है कि प्राकृत संख्याओं में प्रायिकता ज्ञात कीजिए वह एक अभाज्य संख्या हो। तो दोस्तों 1 से 17 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 7 अभाज्य संख्याएं होती है। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। और ये बात भी याद रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2 ही होती है। ये क्वेश्चन कितनी बार कंपटीशन में रिपीट हुआ है दोस्तों। तो अब देखो कितनी संभावना है। मैंने 17 में से अचानक से किसी संख्या को चुन लिया, यादृच्छिक अचानक। तो मैं देखता हूँ कि 7 ऐसी कंडीशन है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13 और 17। तो मैं 17 बार जब चुनूंगा ना, तो 7 ही बार ऐसी संभावना बनेगी जब अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि 7 ही तो अभाज्य संख्या है। इस वजह से ऊपर कितने अनुकूलन परिणाम प्राप्त होंगे? 7 और बटा 17। जब ये सोल्व होगा नहीं तो यही उत्तर हो जाएगा, अगर कटेगा नहीं तो यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में सिर्फ यही देगा वो। एक सिक्के को लगातार 3, अब देखो यहाँ पे लगातार 3 बार की बात हो गई। एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालो, एकांतर चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब मैंने कहा था अभी आपको, 3 बार उछालोगे तो कितनी संभावित बनेगी? 8। 2 बार उछालोगे तो कितनी संभावना बनेगी? 4। 1 बार उछालोगे तो 2। या तो हेज आएगा या टेल आएगा। अब 8 संभावनाएं कौन कौन सी बनेगी? या तो चित्त आ जाए तीनों सिक्के, तीनों ही बार, मतलब तीन सिक्के मान लो तुम, तो उनको उछाला तो तीनों पे या तो चित्त आ जाएगा, या टेल टेल आ जाएगा, या 2 पे हेज हेज आ जाएगा, 1 पे टेल आ जाएगा। इस प्रकार से कुल कितनी संभावनाएं बनेगी? 8 संभावनाएं बनेगी। अब इन्होंने कहा है एकांतर चित्त या पट्ट आने की स्थितियां, तो ऐसी स्थितियां कितनी बार बनेगी? 2 बार। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अब यहाँ अनुकूलन स्थितियां कितनी हो जाएगी? 2। तो 2/8 और 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। एक अलीप, लीप में कितने होते हैं? 366 दिन। और अलीप में कितने होते हैं? 365 दिन। केवल 52 शनिवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। केवल 52 शनिवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 52 शनिवार आने की प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है दोस्तों। 365 दिन होते हैं, ये बात आपको पता है। इसमें कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। और कितने दिन होते हैं? एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो दोस्तों ये बात जान लेना, प्रत्येक अलीप वर्ष में 52 शनिवार होंगे। 52 सप्ताह होंगे ना, तो 52 ही शनिवार होंगे। शनिवार नहीं दोस्तों, रविवार है। अब देखो, एक जो शेष दिन बचेगा, अब उस शेष दिन में 7 वार होते हैं अपने पास। एक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, इस प्रकार से ये शुक्रवार, रविवार, शनिवार, आप देख पा रहे हो ये 7 वार। तो अब दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा है, तो ये संभावनाएं बनती है कि कौन सा वार होगा। जो एक दिन एक्स्ट्रा चलेगा 52 सप्ताह के बाद, जो एक दिन चलेगा, उसको कौन सा वार होगा? केवल 52 शनिवार की अलिप में से शेष एक दिन में शनिवार नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थितियां 6 है। तो ऐसी कितनी स्थितियां बचेगी? क्योंकि दोस्तों अभी 52, ये आज स्टार्ट हुआ कोई वार, कोई साल,
आज स्टार्ट हुआ, आज कौन सा वार है? रविवार है। तो जो 52वां सप्ताह होगा उसका अंतिम दिन भी कौन सा होगा? रविवार ही होगा। तो अब देखो 7 दिन बाद, इसके बाद एक दिन दे रखा है, पर 7 दिन बाद वापस कौन सा वार हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। तो ये वो कितने सप्ते हो जाएंगे फिर? ये 53 सप्ताह हो जाएगा। इस चक्कर में यहाँ कितनी, सिर्फ 6 अपन को लेना है कि इस रविवार को अपन को रिपीट नहीं करना है। तो कितनी स्थितियाँ बनेगी? 6। और कुल कितने? 7 वार होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी ऐसी है। दोस्तों पी ए का मान दे रखा है 0.65 है। तो ए की प्रायिकता, ए नहीं, नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। तो है होने की प्रायिकता तो ये दे रखी है। तो कुल कितने, तो अपन कितनी मानते हैं प्रायिकता? टोटल प्रायिकता 1 मानते हैं। तो 1 में से इसको घटा देंगे। जब इसको हम घटा देंगे, तो नहीं होने की प्रायिकता पता चल जाएगी अपन को। भाई होने की घटा देंगे इसमें से, तो नहीं होने की पता चल जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट्टा आने की संभावना। तो दो सिक्कों को उछालने की प्रायिकता आपको पता ही है, कितनी संभावित कुल स्थितियाँ बनती है? 4 बनती है। और दोस्तों कम से कम एक बार पट्टा आने की, तो दोस्तों पट्टा आने की बात कर रहा है, तो पट यानी कि टेल, दोस्तों 2 बार उछालेंगे सिर्फ। हैज़ हैज़ एक कंडीशन में हैज़ आ गया, तो इसको अपन शामिल नहीं करेंगे। दूसरी बार टेल टेल, तो कम अधिक से अधिक, यहाँ पे देखो अधिक से अधिक एक पट्टा आने की प्रायिकता। तो ऐसी स्थिति में देखो 3 बार टेल आ रहा है, तो कितनी स्थिति बनेगी? अनुकूल स्थितियाँ 3 बनेगी। तो आपको पता है 3/4, कुल का भाग देते हैं, 3 स्थितियाँ बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग? दोस्तों 2 क्वेश्चन है। इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 हो? दूसरा क्वेश्चन है 13 हो। तो दोस्तों आपको पता है संख्याएं कितनी होती है पाँच पे? 1 2 3 4 5 और 6। 9 उनका योग कब संभव है? जब या तो 6 में मैं 3 जोड़ूं या 4 में 5 जोड़ूं। तो दोस्तों एक बार मैंने 5 से को उछाला, 3 आ गया, 3 आ गया। दूसरे बार 6 आ गया, फिर मैंने उछाला, एक बार 6 आ गया, फिर 3 आ गया, सॉरी दोस्तों, और एक बार फिर उछाला। दोस्तों मैं दोबारा बनाता हूँ, एक बार उछाला, 3 आ गया और 6 आ गया, फिर एक कंडीशन बनी, आगे 6 आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार पहले 5 आ गया, 4 आ गया, फिर 4 आ गया, 5 आ गया। तो कितनी कंडीशन बनेगी? आप देख पा रहे हो 4, 4 कंडीशन बनेगी। 4 कंडीशन है तो इनका योग 9 होने की बनेगी। सॉरी दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है। इनका योग 9 होने की संभावना कितनी बनेगी? 4। तो ये पता चल गया अपन को ऊपर कौन सा लेना है, 4 लेना है। अब नीचे कितनी बनेगी? तो संभावित, दोस्तों एक पासे को 2 बार उछालते हैं, तो दोस्तों कितनी स्थितियाँ होती है पासे पे? 1 से लेकर 6 तक। अब दोस्तों एक कंडीशन में मानता हूँ, 1 6 हो गई, तो दूसरी, रुक जाओ, एक कंडीशन 1 हो गई, 1 6 हो गई, तो इसका उल्टा भी तो बनेगा, 6 1। इस प्रकार कितनी कंडीशन बन जाएगी? जैसे 2 की 4 हो गई थी, ऐसे 6 की कितनी हो जाएगी? तो 6 की कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। 36 कंडीशनें बनेगी दोस्तों। तो 4/36, 4/36, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/9। क्योंकि कुल कितनी बनेगी दोस्तों? 6 × 6 36। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लॉजिकल है। अगर आपको पता है जानकारी तो आप बिना पेन उठाए इसका आंसर कर दोगे। योग, अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप आकृति में देखते हैं, ये अपने काम की नहीं है, संख्याओं का योग 13 होने की बात कर रहे हो, कितना? 13 होने की योग। तो दोस्तों आप देखते हो 1 से लेके 6 तक की संख्या में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका योग कितना हो सके? 13 हो सके। तो संभावना कितनी है? तो 0 हो जाएगी। और कुल कितनी थी? 36। तो 36 का भाग अगर आप 0 में दोगे तो 0 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आप ध्यान रखना, 11 से ऊपर की अगर बात हो जाए दोस्तों पासे में, तो उसका योग 0 ही बनेगा। उसकी जो प्रायिकता होगी वो हमेशा 0 ही होगी। क्योंकि अधिकतम योग आप जानते हो कि 5 और 6 को मैं जोड़ूंगा, ये स्थिति भी बनाऊंगा, तो अधिकतम योग कितना आएगा? 11। एक थैले में 5 और 3 सफ़ेद गेंदे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। ये एनसीईआरटी की बुक के ही क्वेश्चन है। हो सकता है यही रिपीट हो जाए, या कुछ संख्या का मान बदल के वो दे देगा,
अगर आपने ये समझ लिए तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपका 100% क्वेश्चन राइट हो जाएगा प्रायिकता का। और नया टॉपिक जुड़ा है, 100% क्वेश्चन आएगा उसका दोस्तों। एक भी आ जाए, दो भी आ जाए, कम से कम एक तो आएगा ही सही। 5 लाल 3 सफ़ेद गेंदें हैं। इस तेले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद हो और सफ़ेद नहीं हो? तो दोस्तों कुल कितनी कंडीशन है? तो कुल तो 8 हो गई। अब देखो सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद होना तभी संभव है दोस्तों क्योंकि 8 गेंदों में 3 गेंदें सफ़ेद हैं। अगर मैं 8 बार हाथ डालूंगा बैग में, उसमें से एक गेंद निकालूंगा मैं यादृच्छिक, तो सिर्फ 3 ही तो गेंदें सफ़ेद है, 3 ही बार सफ़ेद गेंद निकलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/8। अब उसने कहा है कि सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता कुल कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 1। जब होने की प्रायिकता उन्होंने 3/8 दे दी, 3/8 दे रखी है, तो नहीं होने की प्रायिकता 1 में से घटा दो, तो इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना आएगा? 5/8। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं होने की प्रायिकता। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ दोस्तों। 12 पेन खराब थे, 132 पेन अच्छे पेनों में मिला दिए जाते हैं, तो कुल कितने पेन हो जाएंगे? 144 पेन हो जाएंगे। 144 पेन हो जाएंगे। कुल पेनों की संख्या तो 144 हो गई। अब दोस्तों इन्होंने कहा है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो अच्छे होने की प्रायिकता, तो अच्छे होने की प्रायिकता तो आपको पता है कितने पेन अच्छे हैं? तो 132, तो 132/44, 11/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। दोस्तों सिर्फ समझने की बात है, प्रायिकता के क्वेश्चन टफ नहीं बनेंगे। दोस्तों धन्यवाद, लाइक ज़रूर कर देना। इसको सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होएगा, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12 इंटू, उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा? 7, और यहाँ पे x ऐसा वैसा ही, अब 12। अब दोस्तों यहाँ पे गुणा में है, ये भाग में है, तो इसको कहाँ लिखूंगा मैं? x यहाँ पे, यहाँ से हटा दो इसको, तो ये ऊपर 12 से 12 कट गए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा? 7। अभी x का मान 7 कैसे आएगा? क्योंकि इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो एक किस तरीके से हो जाएगा? 7 बराबर x, तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। 19x² बराबर 100 माइनस 90² है, तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको a² माइनस b²। तो दोस्तों मैं इसको किस प्रकार से खोल सकता हूँ? इधर मैंने लिख लिया 19x² ऐसा कैसे ही। अब मैं इसको इस प्रकार से खोल सकता हूँ दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ इसको किस प्रकार से खोल सकते हैं? a माइनस बी, एक बार a प्लस बी, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार मैं इसको लिखूंगा, तो मैं यहाँ तो a का मान क्या लिखूंगा? 100, और 90 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू, अब यहाँ पे देखो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 190। अब जब इनको गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 1900। क्या प्राप्त हो गया दोस्तों अपन को? 1900। तो देखो अब यहाँ पे अपन को क्या प्राप्त हो गया? 1900। अब 1900 प्राप्त हो गया तो देखो 19 से कट जाएगा 100 बार, और x का मान पता, जब ये स्क्वायर है तो इसका कितना हो जाएगा? 10, इसको हटा दो, ये स्क्वायर में है ना दोस्तों, इतना तो आपको आता ही होगा कुछ नॉर्मल कैलकुलेशन करना। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 10। दोस्तों अगर आप मैथ के क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हो तो समझ लो आपको कुछ ना कुछ बेसिक आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर प्रकार से यहाँ बताया नहीं जा सकता। जोड़ घटाव तो आपको आना ही चाहिए,
और जहाँ पे बताने की गुंजाइश होगी वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा मेथड किस तरीके से करना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ समझ में आ रहा हो आपको? एक्स रूट एक्स का मान ज्ञात करना है दोस्तों। मैं ऐसा कौन सा मान रखूँ एक्स का कि मुझे 90 प्राप्त हो जाए? दोस्तों अगर मैं यहाँ 100 रखूँ तो ये 100, अब ये रूट में 100 तो ये रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 10। तो दोस्तों इसको सोल्व करने पे 90 आ रहा है, तो रूट एक्स का मान क्या प्राप्त हुआ मुझे? 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। क्योंकि दोस्तों रूट के अंदर अगर एक्स का मान 100 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा बाहर निकल के 10। तो यहाँ पे देखो इसका मान क्या प्राप्त हुआ? 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, काफ़ी टाइम लगता है बनाने में वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्रतिशत का 15% 1.2% है तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो एक्स का मान क्या होगा दोस्तों? एक्स प्रतिशत, तो ये एक्स भी प्रतिशत में है, 15 भी प्रतिशत में है और ये भी प्रतिशत में, तो इसको किस प्रकार से लिखूंगा मैं? एक्स बटा 100 का 15% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 1.2 प्रतिशत हटाते हैं 100 लिख दिया। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं दशमलव हटाऊँ, ये दशमलव हटा दिया तो यहाँ एक जीरो और लगा दूंगा। दोस्तों 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब देखो, और ये इधर जाके ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो इधर हो गया 120। अब 15 कितनी बार कटेगा? तो इसका राइट आंसर को कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अब दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पद x की पावर 8 प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित है? तो कौन सा पद इससे पूर्णतः विभाजित होगा? तो दोस्तों मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो x की पावर 8 तो बराबर में कितना मिल जाएगा अपन को? -1। इसको मैं इस प्रकार लिख दिया। अब दोस्तों मैं इनको बदल के देखूंगा। अगर मैं इसको x की पावर किस प्रकार से लिख सकता हूँ? 8 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ दोस्तों, ये +1। अब देखो यहाँ पे सम संख्या है, अगर मैं इसका मान -1 रखता हूँ अंदर और ऊपर सम होने के कारण ये प्लस में बदल जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा, तो ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि शेषफल कितना बच जाएगा इसका? 2 बच जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी वही है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। x की पावर 8 मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 9 × 8 = 72 होता है। आपको घात करने के नियम याद होने चाहिए दोस्तों। +1। अब देखो यहाँ पे विषम संख्या है, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 लिखता हूँ तो ये विषम होने के कारण यहाँ पे माइनस का 1 ही प्राप्त होगा अपन को, माइनस में ही संख्या प्राप्त होगी। माइनस के 1 से ये कट जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा? 0। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो, यदि इस समीकरण में x² माइनस, समीकरण कौन सी दे रखी है अपन को? x² - 6 के x + 5 = 0 का एक मूल 5 दे रखा है दोस्तों। तो k का मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये मूल कौन सा? x। तो x का मान दे रखा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। 5 यहाँ पे रख दूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस ये 5 है, यहाँ x की जगह 5 रखूंगा, 5 6 से गुणा हो जाएंगे तो 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 के +5। ऐसा कैसे? अब दोस्तों दो कंडीशन में, या तो आप इसको जोड़कर इधर भेज दो, तो दोस्तों मैं करता हूँ 30 के,
अब मैं इसको जोड़ूंगा 30, 25 और 5 कितना हो गया 30, तो ये माइनस का 30। अब दोस्तों देख लो माइनस से माइनस कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसका आंसर क्या आएगा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अगर वीडियो कैसी लगी आपको ये भी ज़रूर बताना दोस्तों। इसके ऐसे और क्वेश्चन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, पुराने पेपरों में मैंने वहीं से छाटे हैं दोस्तों। इसके मेथड में आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एक्स अपॉन वाई का मान दे रखा है ना 4 और 5, 4/5। तो दोस्तों x के सामने वाला मान 4, तो x का मान कितना हो गया 4 और y का मान कितना है 5। दोस्तों x का मान इस समीकरण में रखना है, y का मान इसमें रखना है। मतलब यहाँ पे y दे रखा है तो y की जगह पे 5 लिख देना है, x की जगह पे 4 लिख देना है। जब इसको सोल्व करोगे आपको क्या आंसर मिलेगा वो आप कमेंट में मुझे बताना दोस्तों। और दोस्तों पेन कॉपी लेके करना ज़रूर इस क्वेश्चन को, और कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। दोस्तों धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।